मीडियम विजय भवा। दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी में ISPC चैनल में। तो शुरू करते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस हिंदी में। दोस्तों, आज का द हिंदू एनालिसिस है सिक्का उछाले बिना रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण, यानी कि रूपी इंटरनेशनलाइजेशन। तो दोस्तों, जो सरकार है वो रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहती है और उसके लिए एक रोड मैप भी तैयार कर रही है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण होता क्या है, इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों, रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण का बहुत सरल भाषा में यह अर्थ है कि जो दूसरे देश हैं, जैसे रशिया है, श्रीलंका है या यूरोप के देश हैं, कोई भी जो देश है वहाँ पे भी हमारी रुपी जो है उसमें ट्रेड हो सके। यानी कि अगर हम कुछ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो उसे डॉलर में ना करके हम रुपी में कर सकें। अपनी करेंसी, अपनी रुपी से हम कुछ भी वहाँ दूसरे देश से इंपोर्ट कर सकें या एक्सपोर्ट कर सकें और उसके लिए हमें डॉलर की ज़रूरत ना पड़े। तो इसे कहते हैं रूपी इंटरनेशनलाइजेशन, यानी कि रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण। तो दोस्तों, हमारी जो पृष्ठभूमि है रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की, सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, 1950 के दशक में संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन, ओमान, कतर आदि ये जो देश हैं वहाँ पे भारतीय रुपया ही चला करता था। वहाँ पे लोग अपनी ट्रेड करने के लिए भारतीय रुपए का इस्तेमाल करते थे। परंतु दोस्तों, सोने की उस टाइम स्मगलिंग बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, क्योंकि जो बहरीन, ओमान, कतर ये सब जो खाड़ी वाले इलाके हैं, ये सब जो देश थे, यहाँ पे सोना बहुत सस्ता पाया जाता था। तो ये वहाँ से लाकर यहाँ पे इंडिया में बेचते थे और इंडिया में महंगा था तो इन्हें उसके काफ़ी ज़्यादा रुपए मिलते थे और उसके बाद वो लेके उसे वो कुवैत, बहरीन या कोई भी जो खाड़ी देश हैं वहाँ पे चले जाते थे। तो इस तस्करी से होने की वजह से भारतीय रिजर्व बैंक ने एक संशोधन किया, एक अधिनियम लाया और एक खाड़ी रुपए का निर्माण संभव हुआ। यानी कि ये जितने भी खाड़ी वाले देश हैं, जैसे UAE, कुवैत, ओमान, कतर, इन सब के लिए एक दूसरा रुपया बना, खाड़ी रुपया, और सभी ने इसे स्वीकार भी कर लिया। परंतु दोस्तों, 1966 की बात है, तब भारत ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत ध्यान से आप समझिएगा, मूल्य या मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है। तो ये मैं आपको एक बहुत आसान एग्जाम्पल से बताती हूँ। तो दोस्तों, मान लीजिए $1, उसके बदले में हमारे पास 50 रुपये हैं। मतलब कि हम जब 50 रुपये देंगे तो हमें $1 मिलेगा। तो अब जब हम रुपए का अवमूल्यन करेंगे, यानी मुद्रा का, तो क्या होगा कि हमें रुपए जो हैं वो ज़्यादा देने पड़ेंगे, यानी कि डॉलर महंगा हो जाएगा और हमें 60 रुपये अब देने पड़ेंगे ताकि हम $1 खरीद सकें। तो इसे कहते हैं मुद्रा का अवमूल्यन, जिसमें कि जो दूसरी करेंसी है वो खरीदना महंगी हो जाती है और हमें ज़्यादा रुपए देने पड़ते हैं। तो पहले हमें 50 रुपये देने पड़ते थे $1 खरीदने के लिए, अब हम 60 रुपये दे रहे हैं डॉलर खरीदने के, एक मुद्रा के अवमूल्यन करने के बाद। तो इससे होता क्या है, जब सामने वाला जो देश है, मान लीजिए सामने रशिया है और उसके पास $1 है, तो अब वो जो रशिया है, अब वो ज़्यादा रुपए का सामान खरीद सकता है। पहले वो केवल 50 तक का खरीद सकता था। तो इसे और भी ज़्यादा इजी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए रशिया है, उसके पास $1 है, तो रुपए का जो अवमूल्यन है उससे पहले वो 50 रुपये का सामान खरीद सकता था। तो मान लीजिए 50 टॉफ़ियाँ हो गई हैं, तो $1 में उसके पास 50 टॉफ़ी आ जाती थी। लेकिन जब रुपए का अवमूल्यन हुआ तो रुपए जो है सस्ता हो गया, यानी कि डॉलर महंगा हो गया। तो अब जो रशिया है वो $1 में 60 टॉफ़ीज़ खरीद सकता है, यानी कि अब वो ज़्यादा माल खरीद सकता है। तो इस पर, अब इस एग्जाम्पल पर जो मैंने आपको टॉफ़ी वाला बताया कि वो पहले 50 खरीद सकता था और अवमूल्यन के बाद वो 60 टॉफ़ी खरीद सकता है, इसे आप बाकी जो एक्सपोर्ट होता है, जैसे चावल है, तेल है, और कोई और खाद्य पदार्थ है, कपड़ा है, कुछ भी है, तो पहले रुपए के अवमूल्यन से पहले वो कम खरीद सकते थे, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया 50 रुपये के एग्जाम्पल से, और अवमूल्यन के बाद अब वो ज़्यादा खरीद सकते हैं, जैसे यहाँ पे 60 का एग्जाम्पल मैंने दिया। तो इससे आपको, मुझे लगता है, काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि अवमूल्यन क्या होता है।
तो ये जो रुपए का अवमूल्यन होता है, इससे एक्सपोर्ट बढ़ता है, एक्सपोर्ट बूस्ट होता है। क्योंकि दोस्तों जो डॉलर है, अभी तक उसे हम 50 रुपये का 50 टॉफ़ियाँ तक खरीद रहे थे, लेकिन अवमूल्यन करने के बाद हम उससे ज़्यादा सामान खरीद सकते हैं। 50 की बजाय अब हम उसी $1 में 60 टॉफ़ीज़ खरीद सकते हैं। तो इस वजह से एक्सपोर्ट हमारा बढ़ता है, सामने वाले को हमारा सामान सस्ता दिखाई देता है और सामने वाली जो कंट्री है फिर वो हमसे वो सामान खरीदती है। तो इस वजह से जो मुद्रा का अवमूल्यन हुआ, उससे जो खाड़ी वाले देश थे उन्हें हमारी मुद्रा पर विश्वास कम होने लगा। तो जो खाड़ी मुद्राएं, जो हमारी कंट्री ने खाड़ी मुद्रा, खाड़ी रुपया लॉन्च किया था, उस पर उन्हें विश्वास कम होने लगता है और फिर वो अपने ही क्षेत्र की, अपने ही देश की एक मुद्रा निकालते हैं और वो भारतीय रुपये को या खाड़ी रुपया को इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। तो इसके अलावा रुपये का जो अंतर्राष्ट्रीयकरण है, उसमें नोटबंदी ने काफ़ी ज़्यादा हिलाया है उसे अंतर्राष्ट्रीयकरण को। जो हमारी पड़ोसी कंट्रीज़ थी, जैसे नेपाल है, भूटान है, तो यहाँ पे भी आसानी से रुपए की एक्सेप्टेंस थी। लोग आसानी से भूटान और नेपाल में रुपए का लेन देन कर सकते थे रुपए में। लेकिन जब नोटबंदी आई तो उसके बाद भूटान और नेपाल को भी लगा कि अगर हम अब इसे यूज़ करते हैं रुपए को, तो कभी भी ये तो डीमोनेटाइजेशन कर देंगे और हमें फिर बार बार इसे बदलवाना पड़ेगा, तो हमें दिक्कत होगी। तो इसलिए उन्होंने भूटान नेपाल ने भी रुपए का लेन देन कम कर दिया और अपनी ही करेंसी ज़्यादा जारी रखी। तो अब जानते हैं करंट के बारे में, यानी अब वर्तमान समय में क्या चल रहा है। तो जो रुपया है उसकी अंतर्राष्ट्रीय मांग जो है, यानी डिमांड जो है, वो उतनी ज़्यादा नहीं है। हमारी जो विदेश में यानी विश्व में जो हमारी मुद्रा है यानी रुपया है, उसकी जो हिस्सेदारी है, यानी उसमें जो ट्रेड होता है, वो केवल 1.6% तक का होता है। यानी रुपया जो यूज़ होता है पूरे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में विश्व में, वो केवल 1.6% है। जबकि जो हम वैश्विक माल का व्यापार करते हैं उसमें भारत की हिस्सेदारी 2% है। तो हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय मांग है वो बहुत ही कम है और सरकार ने रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए कुछ कदम भी उठाए हैं। जैसे कि सबसे पहला एक उदाहरण, रुपए में बाहरी वाणिज्यिक उधार को सक्षम करना। तो इसे इंग्लिश में एक्स्ट्रा कमर्शियल बोरोइंग कहते हैं, बाहरी वाणिज्यिक उधार। तो दोस्तों वाणिज्यिक उधार में क्या होता है, बाहर की कंट्री का कोई भी आदमी यहाँ से लोन लेकर, यहाँ से रुपयों में लोन लेकर हमारे किसी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई प्रोजेक्ट है या फिर कोई और ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकता है, तो उसे लोन देना, यानी कि वो लोन लेकर हमारी कंट्री से, हमारे रुपए से लोन लेकर और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है जिससे कि उसे रिटर्न में अच्छा फ़ायदा हो। तो इस चीज़ को सरकार ने बढ़ावा दिया है। इससे क्या होगा कि जो बाहर के लोग हैं वो हमारे यहाँ आएंगे, हमारे रुपए का लोन लेके इन्वेस्ट करेंगे किसी न किसी प्रोजेक्ट में और इससे रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा। क्योंकि जब वो रुपए लेकर, रुपए में लोन लेकर उसे इन्वेस्ट करेंगे तो उन्हें जो रिटर्न मिलेगा इन्वेस्ट करने के बाद वो भी रुपीज़ में मिलेगा। तो इस कारण से वो रुपए का यूज़ करेंगे। तो ऐसे जो बाहर के लोग हैं वो रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण इससे करेंगे। तो दोस्तों वोस्ट्रो खाता या वोस्ट्रो अकाउंट वो होता है जो किसी दूसरे बैंक की तरफ से, दूसरे बैंक के बिहाफ से हम खोलते हैं। जैसे मान लीजिए रशिया का कोई एक बैंक है और उस बैंक के बिहाफ पे यहाँ का SBI यहाँ पे अकाउंट खोलता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए, उसका रशिया बैंक में, रशियन बैंक या रशिया बैंक नाम से बैंक वहाँ पे है और वहाँ पे अकाउंट है, तो उस बैंक के बिहाफ पे यहाँ पे SBI में अगर वो वोस्ट्रो अकाउंट खोलना चाहे तो वो खोल सकता है। तो इससे जो है रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है, क्योंकि जो व्यक्ति है वो अब दोनों जगह ही रुपए का यूज़ कर सकता है। तो दोस्तों भारत के रुपए के इंटरनेशनलाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता यानी कि फुल्ली कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, तो इसमें हिंदी में काफ़ी बड़ा सा ये नाम है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, पर मैं आपको इसे पूरा इजी वे में समझाऊंगी अभी। तो पूर्ण हो गया फुल्ली, पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट और परिवर्तनीयता का मतलब है कन्वर्टेबिलिटी। तो दोस्तों ये जो कैपिटल अकाउंट है ना, इसे कैपिटल अकाउंट को हमेशा इन्वेस्टमेंट के साथ रिलेट करते हैं। तो जहाँ पे भी कैपिटल अकाउंट की बात आएगी
वहाँ पे इसका मतलब होता है कि जो भी उसमें पूंजी है वो हम किसी न किसी निवेश में लगाएंगे। तो दोस्तों, भारत जो है वो इस पूंजी खाते में जो रुपए हैं उसे, कितने भी वो रुपए हों, उन्हें पूरी तरह डॉलर में तब्दील करने की अनुमति नहीं देता है। क्योंकि इससे क्या होता है, जब वो अपना सारा रुपया डॉलर में तब्दील करा लेगा तो फिर वो बाहर के जो देश हैं वहाँ पे निवेश कर सकता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो इस वजह से पूंजी खाता जो है वो फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है, यानी कि हमारा अगर कैपिटल अकाउंट में जो रुपए हैं वो हम सारे के सारे अनलिमिटेड डॉलर में तब्दील नहीं कर सकते हैं, और केवल कुछ लिमिटेड रुपए ही हम डॉलर में करवा कर उसे बाहर विदेश में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये होता है फुल्ली अकाउंट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। दोस्तों, अगर कुछ भी चीज़ में आपको डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ लिया करें, मैं ज़रूर ही उसका आंसर दूंगी। कोई भी कैसा भी आपके मन में डाउट हो, कुछ ना समझ में आए या कमी लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ आप ये भी बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो जो रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण है उसमें हमें सुधार करने होंगे। तो रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए कई सुधार करने की आवश्यकता है। सबसे पहला है कि 2060 तक हम फुल्ली कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, यानी कि पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो भी जिसका भी ये अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, वो बाहर के देशों में हमारे रुपए को डॉलर में तब्दील करा के बाहर निवेश कर सकता है। तो सबसे पहला जो सुधार बताए हैं उसमें फर्स्ट नंबर पॉइंट आर्टिकल में यही दिया गया है। दूसरा ये बताया गया है कि आरबीआई को एक ऐसा बॉन्ड बाज़ार बनाना होगा जो जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो विदेशी इन्वेस्टर हैं वो आएँ और हमारे यहाँ निवेश करें। तो बॉन्ड्स जो होते हैं दोस्तों, वो एक प्रकार के लोन होते हैं। तो ये जो बॉन्ड है ना, इनमें विदेशी निवेशकों को लाना चाहिए, यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे आके बॉन्ड खरीदें, हमारे में इन्वेस्ट करें, रुपए लगाएं। तो इससे भी इंटरनेशनलाइजेशन बढ़ेगा, ऐसा इसमें एक उदाहरण दिया गया है। साथ ही जो हमारे इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो अपना लेन देन रुपए में करें। इसके अतिरिक्त मुद्रा विनिमय समझौते, यानी कि करेंसी एग्रीमेंट होने चाहिए, जिसमें कि जो दोनों देश हैं वो डॉलर की बजाय रुपए में अपना लेन देन करें, ऐसा होना चाहिए। इसके अलावा जो विदेशी व्यवसाय हैं उन्हें भारत में रुपए का उपयोग करके उन्हें व्यवसाय करने में मदद देनी चाहिए। और आरबीआई और वित्त मंत्रालय जो है वो भी इस पर काफ़ी ज़्यादा सुधार कर सकते हैं, तो उन्हें इसका ध्यान रखना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उसमें रुपए को आधिकारिक मुद्रा बनाने पर जोर देना चाहिए, यानी कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यूटीओ है, यूएन है, तो यहाँ पे भारत अपनी मुद्रा को आधिकारिक मुद्रा बनाने पर जोर दे सकता है, जिससे कि ये हाई प्रोफाइल बनेगी और इसकी स्वीकार्यता सभी देशों में बढ़े। इसके अलावा तारापुर कमेटी जो थी, जो 1997 और 2006 में बनी थी, उसकी सिफारिशों को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि ये जो कमेटीज़ हैं ये आप अपने मेंस के आंसर में डालिएगा। तो इसमें बताया गया कि जो हमारा राजकोषीय घाटा है, यानी कि फिस्कल डेफिसिट। दोस्तों, राजकोषीय घाटे का अर्थ होता है कि सरकार की जो इनकम हुई है वो कम है और जो उसका खर्चा हुआ है यानी एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है। तो इसे कहते हैं राजकोषीय घाटा, यानी कि हमारी कमाई कम है और खर्चे हमारे ज़्यादा हैं। तो जो तारापुर कमेटी है उसने इस राजकोषीय घाटे को 3.5% से कम करने की सलाह दी थी। साथ ही उसने इन्फ्लेशन रेट जो है, यानी सकल मुद्रास्फीति दर जो है, वो 3 से 5% तक कम करने की सिफारिश की थी। साथ ही जो बैंकिंग की गैर निष्पादित परिसंपत्तियां होती हैं, यानी कि बैंक का जो एनपीए होता है, यानी जो जिन्हें बैंक लोन देता है और वो नहीं चुका पाते हैं, तो ऐसी संपत्तियों को कहते हैं गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो इन्हें भी कम करना होगा 5% तक।
तो ऐसा तारापुर की कमेटियों में सुझाव दिए गए हैं, इन्हें भी लागू किया जा सकता है। तो निष्कर्ष हम जान लेते हैं। रुपए का जो अंतर्राष्ट्रीयकरण है उसमें सरकार का रोड मैप जो है उसने काफ़ी सारे कदम उठाए हैं, जैसे विदेशों में व्यापार निवेश उनके लिए आसानी हो, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इजीली कर पाएँ, वित्तीय स्थिरता आदि अनेक कदम सरकार ने उठाए हैं, परंतु इससे ज़्यादा और सुधार की आवश्यकता है। तो दोस्तों यहाँ पे एडिटोरियल समाप्त होता है। उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा।